वेलकम गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज का हमारा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट रहेगा। अब यहाँ पर याद रखें, इसमें पहले से ऑलरेडी क्लिक हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी और राजस्थान जी के, ठीक है, वैसे हिंदी को स्किप करेंगे, राजस्थान जी के आपको एक बार क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में हम जितने भी है आपके एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चंस उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, याद रखिए, राजस्थान जी के कुछ क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस याद रखिएगा यहाँ से भी डायरेक्ट उठ जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम राजस्थान जी के को कवर करेंगे कि सेम क्या होती है। तो सेम याद रखिएगा, जो नहरी होती है उनके आसपास की जो दलदली जो भूमि बन जाती है उसी को बोलता है सेम की समस्या। सेम की समस्या मुख्यतः होती है, याद रखिए, श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़ साइड ये मुख्यतः प्रॉब्लम पाई जाती है, जहाँ मुख्यतः नहरें होती है, ठीक है। इसके बाद में आता है, याद रखिए, गेपरनाथ जो झील है या फिर गेप सागर झील है, ये कहाँ पर है, याद रखिए, ये है डूंगरपुर में है। और याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि गेप सागर झील कहाँ पर है, डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कोपेन। तो याद रखिएगा, कोपेन का जो वर्गीकरण है इसको तो बिल्कुल रट लेना, ठीक है। इसने जो भी दिया है कोपेन ने, याद रखिए, इसको बिल्कुल रट लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका जो वर्गीकरण था ये दिया गया था, याद रखिए, वर्षा के आधार पर। अगर मैं बात करता हूँ, याद रखिए, जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है, मतलब याद रखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका मतलब ये है कि जो याद रखिए जो डायरेक्ट सनरेज है ये डायरेक्ट किस जिले में पड़ती है। तो याद रखिए, सीधी जो आती है ये आती है बांसवाड़ा जिले में। और अगर आपको पूछा था सबसे तीखी, मतलब तिरछापन, जो जो याद रखिए सन की रेज है वो सबसे तीखी या फिर तिरछापन कहाँ पर आता है, तो ये आता है, याद रखिए, श्रीगंगानगर में। याद रखना, सबसे जो तिरछापन आता है वो आता है श्रीगंगानगर में, और सबसे सीधापन आता है वो आता है बांसवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि देश की प्रथम फटचित्तरी महिला थी। तो याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पार्वती जोशी है, जिनका मुख्यतः ओरिजिन प्लेस अगर बात करते हैं फट चित्रकला, ठीक है, तो याद रखिए ये सापुरा भीलवाड़ा से है। इनका याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कोफ्तगिरी कला राजस्थान में कहाँ से आई थी, तो ये लाई गई थी दसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है जयनारायण व्यास किस नृत्य को प्रकाश में लाए, ठीक है। याद रखिए, जो जयनारायण व्यास थे ये किस नृत्य को प्रकाश में लाए थे, तो वह है ढप नृत्य। अब ढप नृत्य याद रखिए कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप बता दोगे, याद रखिए जालोर का प्रसिद्ध है। चित्रकला संग्रहालय किस जिले में स्थित है, बूंदी में स्थित है। मुँह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, कल आपको बताया था, याद रखिए, अलगोजा होता है, ये मुँह से बजाए जाने वाला है और एक प्रकार का, याद रखिए, राज्य वाद्य यंत्र भी है। जौहर मेला कहाँ पर लगता है, याद रखिएगा, जौहर आपको पता होगा, याद रखिएगा, जो पद्मिनी है इनका संबंध कहाँ से है, चित्तौड़गढ़ से है, मतलब जो जौहर मेला है वो भी चित्तौड़गढ़ में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी कौन थी, तो याद रखिए वो थी राजेश्वरी माता। अगर हम बात करते हैं संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था, तो संत पीपा का जो वास्तविक नाम था ये था प्रताप सिंह। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी थी, तो वो थी, याद रखिए, भील जनजाति। अगर हम बात करते हैं ऐसा ऐसा कौन सा नृत्य है, लोक नृत्य है, जो कि याद रखिए हंसी उल्लास के साथ तो शुरू होता है लेकिन जो अंत होता है, मतलब जैसे ही वो लोक नृत्य खत्म होता है तो वहाँ पर क्या होता है, याद रखिए, एक रुदन, मतलब एक दुख के साथ खत्म होता है, ठीक है। और ऐसा जो नृत्य है आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जो मछली नृत्य है, ठीक है। मछली है क्या रहती है, ये ऐसे मान सकते हो आप, याद रखिएगा कि मछली पहले तो खुश रहती है लेकिन जैसे उसे पानी से निकाला जाता है वो दुखी हो जाती है। मतलब याद रखिएगा, ऐसा नृत्य है, मछली नृत्य है, जो कि शुरू से जब इनकी शुरुआत होती है तो ये खुशी से होता है, मतलब इस नृत्य की शुरुआत खुशी से होती है लेकिन इसका अंत दुख के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया कि श्राद्ध कौन से माह में आते हैं, तो जितने भी जो श्राद्ध है लगभग भाद्रपद में आते हैं, भादवा में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फोलरी, तो फोलरी नामक आभूषण याद रखें ये पैर की अंगुलियों में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, फोलरी पैर की अंगुलियों में पहना जाता है, ठीक है। आप इसे कैसे याद रख सकते हो, देखो आपकी पैर की अंगुली फूल रही है, देखो आपके पैर की अंगुली फूल रही है, मतलब फोलरी, ठीक है। वैसे याद रखिए, फोलरी हुआ, बीछिया हुआ, ये सभी क्या होते हैं, पैर के ही आभूषण होते हैं, ओके। यहाँ कर अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो जिसमें आपको यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान का भागीरथ तो गंगा सिंह को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह को कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे किसने हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग की लड़ाई कहा था, तो वो थे, याद रखिए, आदर्शी लाल वास्तव। अगर हम बात करेंगे मेवाड़ का रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है, किसे याद किया जाता है, तो वो थे, याद रखिए, भामाशाह है।
अगर हम बात करेंगे कि हल्दीघाटी के युद्ध में जिहाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आसफ खान के द्वारा। अंजनी माता का मंदिर करौली में स्थित है और दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है ये होती है 111, मतलब 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित है। वैसे एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े से हार्ड है तो इनको आप छोड़ सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वेब पोर्टल तैयार करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, तो वो होता है प्रथम राज्य। अगर हम बात करेंगे, याद देखिए राजस्थान में खजूर की खेती के लिए कितने ज़िलों का चयन किया गया है, तो 16 ज़िलों का चयन किया गया है। अब याद रखें यहाँ से क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट आपको देना है कि ऊँट बीमा योजना राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी 2017 से 18 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान की दुग्ध सप्लाई के आधार पर सबसे बड़ी डेयरी कहाँ स्थित है, तो ये है याद रखिएगा सरस डेयरी, और जो कि जयपुर में स्थित है। अगर हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान कब मापा जाता है, तो याद रखिए जो मिनिमम टेम्परेचर है ये सुबह के 4 बजे लिया जाता है, लेकिन जो अधिकतम तापमान होता है याद रखिए दोपहर के 2 बजे लिया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, याद रखिए राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जो कृषि जलवायु खंड है याद रखिए ये होता है 4th बी। कौन सा होता है, 4th बी होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा, तो वो होता है 1st सी होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर याद रखिए ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है, सभी को पता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, मतलब जैसे कि जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, जयपुर है, ये जितनी भी आपकी है, बीकानेर है, ये सभी याद रखिए किस जलवायु खंड में आती है। वैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जोधपुर है, जैसलमेर है, उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, ये सभी कहाँ पर आती है। ठीक है, याद रखना डायरेक्ट अगर आपको पूछा जाता है तो आप बताओगे कि 1st ए में जोधपुर यूनिवर्सिटी आती है, 1st सी में बीकानेर आती है, 3rd ए में जोबनेर यूनिवर्सिटी आती है, कोटा आता है हमारे 5 में। तो बच कौन जाती है हमारी, बताइए। जोधपुर 1st ए में आती है, 1st सी में बीकानेर आ जाती है, 3rd ए में जोबनेर यूनिवर्सिटी आ जाती है, खंड 5वें में कोटा यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो बचती है हमारी यहाँ पर जोधपुर हो गया है, जैसलमेर, जोबनेर, कोटा, उदयपुर यूनिवर्सिटी है जो कि 2nd ए में आती है। कहाँ पर आती है, 2nd ए में आती है, मतलब 1st ए, 2nd ए, 3rd ए, 3 तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 5 में कोटा आता है, बस नॉर्मल सी बात है, याद रखिएगा। किशन कहीं से भी आपको एग्जाम पूछ सकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करेंगे राजस्थान मृदा एवं जल संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था या फिर कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1964 में। अगर हम बात करेंगे ICAR ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, तो लगभग 15। और राजस्थान में वैसे सामान्यतः देखेंगे तो 8 क्लासिफिकेशन है। तो अगर नॉर्मल तरीके से अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान में कितने प्रकार की सॉइल होती है, तो आप आसानी से बताओगे कि 8 प्रकार की होती है। ठीक है, सोलम का अर्थ क्या होता है, सोलम का अर्थ क्या होता है आपको कल भी बताए थे, याद रखिए। सोलम जो सोइल वर्ड है, मतलब जो मृदा विज्ञान का जो वर्ड है सोइल, ये लिया गया है सोलम से, जिसका अर्थ होता है फर्श। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, याद रखिए रेंगने वाला खरपतवार, तो रेंगने वाला खरपतवार होता है वो होता है नूनिया। ठीक है, जिसे पोर्चुला का भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सरजू बावर वैसे अगेती किस्म होती है, किसकी होती है, धान की होती है। प्रो एग्रो चावल की होती है। अगर हम बात करते हैं एमिनो अम्ल में ल्यूसिन की मात्रा कितनी होती है, तो एमिनो अम्ल में लगभग जो ल्यूसिन होता है ये 8% पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब याद रखें ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इजिप्शियन क्लोवर और कोसल। इजिप्शियन क्लोवर सबसे पहले तो किसे बोला जाता है, इजिप्शियन क्लोवर याद रखिए आप बरसीम को बोलते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा जैसे कि हमारा रेंज का है, तो रेंज का को अल्फा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कौशल, तो कौशल किसकी वैरायटी होती है, याद रखिए मूंगफली की वैरायटी होती है। 90s किसकी होती है, गाजर की वैरायटी होती है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन यहाँ पर हमारे और है, तो उनको सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में हम आगे चलेंगे कि राधे और उदय किसकी किस्म है, तो चने की वैरायटी से। अगर हम बात करेंगे किडनी बीन किस फसल को कहते हैं, तो वो कहते हैं याद रखिए मोठ को कहते हैं। अब आते हैं रेंजका की तरफ, तो रेंजका में कुल कितनी कटाइयाँ कर सकते हैं,
ठीक है। रेंज का है, एक चारे वाली फसल है तो चारे के लिए हम इनकी कटाई करेंगे। तो याद रखिए रेंज का और बरसीम लगभग इनमें 7 से 9 कटाइयाँ हम कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अल्फांजो, तो अल्फांजो को याद रखिए हाफूस के नाम से भी जाना जाता है, और अल्फांजो याद रखिए एक आम की वैरायटी है। अल्फांजो को हाफूस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि दक्षिणी भारत में आम की किस्में तोतापुरी के नाम से जानी जाती है। मतलब याद रखिएगा जो बॉम्बे येलो है इसको तोतापुरी के नाम से भी जाना जाता है। और तोतापुरी किसकी वैरायटी होती है? आम की ही वैरायटी होती है। जैसे कि आप ले सकते हो केसर, तो केसर मुख्यतः याद रखिएगा गुजरात की वैरायटी है, जो कि कहाँ की है, मतलब गुजरात में इसको मुख्यतः ग्रो किया जाता है और आम की वैरायटी होती है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बेर की पछेती किस्म कौन सी है, तो याद रखिएगा वैसे सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में पूछा था उमरान, तो उमरान याद रखिएगा। आप इलायची भी याद रखिएगा, इलायची और उमरान याद रखिएगा, दोनों ही बेर की पछेती वेराइटीज़ होती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दलहनी फसलों का CN अनुपात क्या होता है। तो दलहनी फसलों का जो CN अनुपात होता है वो होता है 20:1। वैसे सामान्यतः अगर आपको पूछा जाता है नॉर्मल सोइल का कितना pH होता है, तो नॉर्मल सोइल का जो pH होता है याद रखिए ये होता है 10 से 12:1 होता है। मतलब बताइए, कार्बन होता है 10 से 12% और नाइट्रोजन होता है 1%। ओके, नॉर्मल सोइल का pH। अगर आपको पूछा जाता है फसल अवशेष का pH, मतलब ये CN रेशियो, कार्बन अनुपात नाइट्रोजन का रेशियो, तो याद रखिए 100:1 होता है। किसका बताइए, किसका होता है? याद रखिए फसल अवशेष का, क्रॉप फॉसिल्स का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि 3 पत्तियां एक कलिका से जुड़ी होती है। आपने देखा होगा भगवान शंकर के हम याद रखिएगा क्या चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखा होगा याद रखिएगा 3 पत्तियां एक कलिका से जुड़ी होती है और वो होती है याद रखिएगा बेल, जिसका प्रयोग मुख्यतः याद रखिएगा धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है, भगवान शिव के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, याद रखिएगा देवी सरस्वती का संबंध किससे होता है, तो देवी सरस्वती के मुख्यतः याद रखिएगा कमल है, देखा होगा आपने, कमल पर ही विराजमान होती है। वैसे अगर आपको पूछा जाता है कि कमल से जन्म, ठीक है, एक क्वेश्चन है हिंदी का, कमल से जन्म, तो याद रखिए कमल पर, वैसे याद रखिए कमल किसका वाहन है। अगर आपको ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, कमल पर कौन विराजमान होते हैं, तो ब्रह्मा होते हैं। वैसे कमल से संबंध याद रखिए सरस्वती भी है। ठीक है, माँ सरस्वती को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया याद रखिए कट फ्लावर्स की वेज लाइफ कितनी होती है। वेज लाइफ का मतलब यहाँ पर है जीवन यापन। ठीक है, कट फ्लावर वे होते हैं जिनको याद रखिए कट, मतलब जैसे कि आपने गुलाब देखा होगा, गुलाब का आपने सिंगल ही कट किया है, ना कि आपने उसको गुच्छे सहित किया है, ऐसे तो किया नहीं है, बल्कि आपने याद रखिए सिंगल फ्लावर्स को यूज़ किया होगा। ठीक है, मतलब उनका कट करके ही उनका यूज़ किया जाता है। या फिर इसके विपरीत अगर मैं बात करता हूँ लूज़ फ्लावर्स का प्रयोग मुख्यतः याद रखिए गुलदस्ता वगैरह में किया जाता है। किन में किया जाता है? गुलदस्ते वगैरह में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बताइए, बता सकते हो? गुलदाउदी वगैरह क्या होते हैं, ये लूज़ फ्लावर आते हैं। ठीक है, चलिए 90s किसकी वैरायटी है, अभी आपको बताए थे, याद रखिएगा पूसा मेघाली अर्कान। वैसे 90s याद रखिएगा 90s जो वैरायटी है ये प्रोसेसिंग की वैरायटी है, किसकी होती है? गाजर की होती है। ओके, पूसा मेघाली है वो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलेंगे कि अनार के फलों के जूस में TSS कितना होता है, तो ये होता है 15%। अगर हम बात करते हैं याद रखिए फल व तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखिए ये थे सदाशिवम नायर। अगर हम बात करेंगे स्क्वेश में कितने प्रतिशत फलों के रस का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है 25%। अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होती है, तो 0 से 32 होती है। कितनी होती है रिफ्रैक्टोमीटर की? 0 से 32% होती है। वैसे डिग्री में आएगा, रीडिंग यहाँ पर पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको पूछा गया प्राय बीज रहित तरबूज किस प्रकार का होता है, तो याद रखिए नॉर्मल कंडीशन अगर आपको पूछा जाता है कि ऐसे फल है जो कि बीज रहित है वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, चतुर्गुणित होते हैं, तो आप नॉर्मल वे में बताओगे। याद रखिएगा जो भी सीडलेस जितने भी जो फल है, जैसे कि केला भी हो सकता है, खरबूज भी हो सकता है, तरबूज भी हो सकता है, तो ये सभी क्या होते हैं, याद रखिए त्रिगुणित होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किस तत्व की कमी से आम में लिटिल लीफ होता है, तो याद रखिएगा लिटिल लीफ चाहे वो अंगूर में हो, किसी में भी हो, बस बैंगन को छोड़ देना कि बैंगन में लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा से होता है। ठीक है, बैंगन में किससे होता है? माइकोप्लाज्मा से होता है।
बाकी जितने भी है चाहे वो याद रखिएगा सिट्रस ही क्यों ना हो, उनमें भी याद रखिए जिंक तत्व की कमी से ही होता है। एनआर सुंडा में याद रखिए कॉपर दे रखा है तो उसे सही कर लेना। जितने भी यहाँ पर है लर्नर्स मतलब पढ़ाई कर रहे हो तो याद रखना जो लिटिल लीफ है ये जो नींबू है उनमें भी याद रखिए जिंक की कमी से ही होता है, कॉपर की कमी से नहीं होता है। कॉपर की कमी से होता है डाइबेक जिसे हम एक्जेंथीमा भी बोलते हैं, ठीक है। नींबू में होता है ना जो छोटी पत्ती रोगी, जिंक की कमी से ही होता है। कॉपर की कमी से तो डाइबेक होता है, एक्जेंथीमा होता है, इसलिए उसे सही कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पीले रंग वाली मिर्च की किस्म कौन सी होती है। तो मिर्च की वेराइटी पूछी गई है तो हंगेरियस वैक्स। वैसे याद रखिएगा बहुत सारी वेराइटीज़ है यार, वेराइटीज़ के चक्कर में मत पड़ना। अभी भी बोल रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं है तो वेराइटीज़ के चक्कर में मत पड़ना, बस बेसिक क्लियर कीजिए। वेराइटीज़ के अलावा आप ज़्यादा फोकस कीजिए, वेराइटी वही याद कीजिए जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, ओल्ड पेपर में आपको पूछी जा चुकी है, ठीक है। उनको याद रखिएगा विशेष तौर पर। नहीं तो वेराइटी अगर नहीं पूछ ली आपको एग्ज़ामिनर ने तो नई वेराइटीज़ तो खुद याद रखिएगा, एग्ज़ामिनर है ना, सबसे ज़्यादा तो उसे भी पता नहीं होगा कितनी वेराइटीज़ रिलीज़ हो चुकी है। अगर जिसके उसके पल्ले आ गई मतलब याद आ गई तो वेराइटीज़ तो वो कुछ भी पूछ लेगा। वैसे नॉर्मल वे में वो वही वेराइटी पूछेगा जो कि मोस्ट पॉपुलर है, चाहे उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता हो या फिर जिसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिया जाता हो, ऐसे वेराइटीज़ से याद रखिए क्वेश्चन पूछाता है। तो ऐसी वेराइटीज़ को फोकस करना जिनका जैसे कि मान लीजिए केले की है ड्वार्फ कैवेंडिश है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन पूछा आता है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जेट में भी। तो याद रखिए जो मोस्ट पॉपुलर है जैसे कि आम्रपाली से क्वेश्चन पूछा आता है, पूसनन्ना है हमारे पपीता की उससे पूछा आता है, ललित है अमरूद की उससे क्वेश्चन पूछा आता है, अर्का सूर्यमुखी है कद्दू की उससे क्वेश्चन पूछा आता है, वर्षा उपहार है भिंडी की उससे क्वेश्चन पूछा आता है, भदुआ अनार की, ठीक है, भगवा या सिंदूरी अनार की है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ये याद रखिए मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ है, ठीक है। ऐसी मोस्ट पॉपुलर जो वेराइटीज़ है उन्हीं से क्वेश्चन पूछा आता है। गाजर की है पूसा मेघाली, इसे भी पूछा आता है, ओके। तो याद रखिएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के कितने दिन बाद में कर सकते हैं। तो लगभग 15 से 20 दिन बाद में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि फल वाली सब्जियां कौन सी नहीं है। तो आलू याद रखिए एक कंद वाली सब्जी है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो बैंगन है, ककड़ी है, लौकी है, सभी क्या होते हैं फल होते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोल क्रॉप है, कि कोल क्रॉप से याद रखिए दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कोल क्रॉप का पूर्वज किसे बोलाता है, तो कोलवर्ट को बोलाता है, ठीक है। और कोल क्रॉप सभी क्या होती है याद रखिए गाइनोडाइसियस होती है, मतलब याद रखिए जितनी भी जो कोल क्रॉप्स होती है ये डेन्यूट्रल तो होती है, मतलब दिवस निष्प्रभावी पौधे तो होते ही है, इसके साथ साथ याद रखिए ये होते हैं गाइनोडाइसियस, मतलब इनमें मादा जो पुष्प है वो पहले आता है, मादा जो पुष्प है वो पहले आता है, नर बाद में आता है, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं हमारे यहाँ पर कि मार्केट गार्डनिंग में फार्मों की बाज़ार से अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है। तो 10 से 15 नहीं होगा, यहाँ पर 20 से 25 होगा। कितना होगा? 20 से 25 किलोमीटर होगा, ठीक है, करेक्शन कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे सोनाली। तो सोनाली होती है टमाटर की वेराइटीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भैंस के खीस में प्रोटीन की मात्रा, तो याद रखिए 17-21, डायरेक्ट याद रखना कि खीस में 17-21 होती है, मतलब 17 गाय में और 21 भैंस में। किस में बात कर रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल में, खीस में बात कर रहे हैं प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अम्लीयता। याद रखिएगा अम्लीयता की अगर आपको नॉर्मल वे में पूछेगा तो 20 से 40 ज़्यादा हो जाती है, इस पर तो दूध फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 12 से 14, ठीक है। याद रखना जो अम्लता है, अगर यहाँ पर आपको खीस में पूछा गया है, नॉर्मल दूध में पूछेगा तो 12 से 16 याद रखना, 12 से 14 याद रखना, 0.12 से 0.14, ठीक है, 12 से 14 याद रखना। और अगर आपको खीस में पूछे तो आप याद रखें 20 से 40 याद रख सकते हो। 20 से 40 मतलब 0.20 से 0.40 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि गाय के घी का कृष्णन मान क्या होता है। तो 20 से 25 होता है, नॉर्मल तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे दूध में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। वैसे याद रखिएगा इतना तो कोई पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आपको पूछ लेता है तो 0.7% होती है। किस विधि से ज्ञात करते हैं? याद रखिएगा दूध में जो प्रोटीन होती है, नाइट्रोजन होती है, इसको याद रखिएगा जेल्डोल विधि से किया जाता है, जेल्डोल या पाइनेस विधि से ज्ञात किया जाता है।
जेल रोल या पाइनेस विधि से इसे ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है बकरी के दूध में औसतन पानी की मात्रा कितनी होती है, तो 87% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गियों में अंडे देने का उपयुक्त समय क्या होता है। याद रखिए, अंडे सेने का उपयुक्त समय क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इसे आप कैसे याद रखोगे कि मुर्गियाँ अंडे देते समय क्या करती है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि मुर्गियाँ अंडे सेते समय एफएम सुनती है। क्या सुनती है? एफएम सुनती है। याद रख सकते हो। अंडे मुर्गी सेते समय, सेते मतलब जब उनके ऊपर वो बैठती है, उनको वो पकाती है, उनको वो हैचिंग के लिए तैयार करती है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है सेना। तो सेना जो सेती है इस दौरान ये क्या करती है, एफएम सुनती है। मुर्गी बड़े मज़ेदार है, एक तो सह रही है और दूसरा एफएम सुन रही है। तो सेते समय क्या करती है, एफएम सुनती है, फरवरी मार्च, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि पशुओं में खुरपक्का और मुहपक्का रोग किससे होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में आपको पूछा आता है। एफएमडी है, वायरस से होता है। क्रीम दूध से क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है, तभी तो याद रखिएगा। आप देखिएगा, दूध के नीचे नहीं जाएगी क्रीम बल्कि ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि याद रखिए दूध से तो हल्की होती है क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, डेयरी बर्तनों को यदि साफ़ नहीं करते हैं तो उन पर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मिल्क स्टोन बन जाते हैं। मतलब याद रखिए, जो हल्का सा दूध जैसा पदार्थ बन जाता है, जम जाता है, उसी को हम बोलते हैं मिल्क स्टोन बोलता है। पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में। अगर मैं बात करता हूँ गोपाल योजना, तो गोपाल योजना मुख्यतः याद रखिए 1990 में आई थी। कब आई थी? 1990 में आई थी। राठी नस्ल मुख्यतः याद रखिए अलवर की है। वैसे याद रखिए राठी को बीकानेर में भी लिया जाता है, ठीक है, राठ क्षेत्र अलवर में है, जबकि राठी को पाला जाता है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूँगा जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है। मतलब प्रस्तावित का मतलब है अभी फ़िलहाल बना नहीं है, लेकिन घोषणा हो चुकी है कि वहाँ पर बनेगा, तो वो है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूँगा कि दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो दूध में मुख्यतः याद रखिए आयरन की कमी पाई जाती है, विटामिन सी की भी कमी पाई जाती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है इनमें, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है। भैंस का मांस क्या कहलाता है, बफन कहलाता है। भैंस का मांस बफन कहलाता है। व्हील क्या कहलाता है, जो बछड़े का मांस होता है वो व्हील कहलाता है। मटन क्या होता है, भेड़ का मांस होता है, मटन होता है। चेवन क्या होता है, बकरी का मांस होता है, वो चेवन कहलाता है, ठीक है। बकरी या बकरा, ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछ ले आपको कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे वो बकरा का मांस हो या बकरी का, रहेगा आपका राइट आंसर चेवन या सीवन, ठीक है। चेवन या सीवन दोनों बकरी के मांस को ही कहते हैं। क्या बोलते हैं, चेवन या सीवन बकरी के मांस को ही बोलते हैं। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हो भेड़ का तो मटन हो चुका है, मुर्गी का है जिसे हम चिकन बोलते हैं, चिकन या सफ़ेद मांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफ़ेद मांस बोलते हैं। गाय का हो चुका है हमारा, भैंस का हमारा बफन बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा बीफ गाय के मांस को बोला जाता है, लेकिन केरा बीफ दलदली भैंस को बोला जाता है। दलदली भैंस के मांस को केरा बीफ बोला जाता है। दोबारा से ध्यान दीजिए कि अगर आपको नॉर्मल पूछे तो बीफ किसे कहते हैं, तो बीफ याद रखिएगा गाय के मांस को कहा जाता है। व्हील किसे कहा जाता है, गाय के बछड़े को, मतलब बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। लेकिन केरा बीफ किसे कहते हैं, तो दलदली जो भैंस है जो कि मुख्यतः याद रखिए विदेशों में पाई जाती है, उसके मांस को केरा बीफ बोला जाता है, जिसमें गुणसूत्र होते हैं 48, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो एमएसएम के माध्यम से। मतलब एमएसएम के माध्यम से आप याद रख सकते हो मुर्रा इंटू सुरती के क्रॉस से महसाना को प्राप्त किया गया था। मुर्रा इंटू सुरती के संकरण से किसे उत्पन्न किया गया था, महसाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी को किस ओर बैठकर दूध निकालना चाहिए। यहाँ पर बकरी की ही स्पेशल बात नहीं हो रही, यहाँ पर कोई सा भी अगर जैसे कि मादा है, जैसे कि वो गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है, ठीक है, जिसका दूध निकाला जाता है, सभी के किस साइड बैठना चाहिए, बाई साइड बैठना चाहिए। दाई साइड बैठोगे तो वो लात भी तो मार सकती है, आपको ही खतरा है उसमें, तो राइट हैंड साइड मत बैठना, ठीक है, याद रखना। घरेलों में भी यही यूज़ आएगी, लड़कियों की तो विशेष तौर पर, वैसे भी पता ही होगा लड़कियों को तो, लेकिन लड़के ध्यान रखना कि बाई तरफ बैठते हैं। किस टाइप,
मतलब किस साइड बैठते हैं, बाई तरफ बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे परजीवियों का म्यूजियम। तो परजीवियों का म्यूजियम तो भाई भेड़ है, लेकिन डबल एटीएम तो याद है हमारी बकरी है। परजीवियों का म्यूजियम तो भेड़ है, लेकिन याद रखिएगा डबल एटीएम तो हमारा बकरी है। चलता फिरता फ्रिज तो हमारा बकरी है, चलता फिरता फ्रिज तो हमारा बकरी है, डबल एटीएम तो हमारा बकरी है। क्यों? क्योंकि इसे याद रखिएगा कहीं भी आपका मन करे दूध निकालने का तो आप बकरी से दूध प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं। तो बकरी की आवाज़ को याद रखिए ब्लीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लीट कहा जाता है। बकरी की नस्लें जिसमें सींग नहीं होते हैं तो वो टोगन वर्ग है। कौन सी है? जिसमें सींग नहीं पाए जाते हैं वो होती है टोगन वर्ग। कौन सी होती है? टोगन वर्ग होती है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर हमने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया है। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आती है, मॉडल पेपर अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना और ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट लाइव प्रेजेंट हो पाए। जिसके साथ साथ हम याद रखें मॉडल पेपर को आपको स्पेशल टाइम देने के साथ साथ उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम टाइम नहीं दिए थे क्योंकि इनमें पहले से ऑलरेडी मार्क है, तो टाइम देने का कोई यहाँ पर वैल्यू भी नहीं है। तो कल अगर आपकी अच्छी खासी यहाँ पर संख्या रहती है, अगर आप मॉडल पेपर सोल्व करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बोल देना कि 9 बजे हमारी क्लास चलेगी, वहाँ पर आ जाना, मॉडल पेपर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है, मॉडल पेपर करने चाहिए नहीं करने चाहिए, आपको कैसा लगता है। क्वेश्चन से आपको यहाँ पर जो भी करवाए जाते हैं आपको उनसे कुछ सीखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, जो भी आपके मन में है वो आप बता सकते हो। जो भी आपको राय देनी है, कुछ भी आपको देना है, सजेशंस आपको देने हैं, एडवाइस आपको देनी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जो भी चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक ले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।